आप सब लोगों का भूमंत्र के इस पेज पे स्वागत है और मैं अरविंद सिंह बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष आया हूँ। नमस्कार आप सब लोगों को, और जो विद्यार्थीगण हैं वो लोग जुड़ जाएं, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी बीपीएससी का बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है और इसमें अपार संभावनाएं व्याप्त है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बीपीएससी ही एक अभी ऐसा एग्जाम है जिसके पैटर्न हाल फिलहाल में चेंज नहीं हुए हैं, तो इसको पास करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जो अभ्यर्थी हैं उनको, और उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, तब बात को आगे बढ़ाई जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे छात्र बहुत लाभान्वित होंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आर कुमार सर से। और ये आर कुमार सर देश के बहुत जाने माने शिक्षक हैं। आस्था आईएएस इनकी अपनी संस्था है, और बिहार में खास करके बीपीएससी में किसी भी ब्लॉक में जाएंगे तो 5 में से 3 अधिकारी इनके पढ़ाए हुए या इनके संपर्क से, इनके गाइडेंस के, इनके मार्गदर्शन से चयनित हुए हैं और आपको मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने खास कर आप लोगों के लिए इनको गुजारिश की थी, इनको रिक्वेस्ट किया था कि आज लाइव सेशन में ये हमारे साथ हों ताकि विस्तृत रूप से चर्चा हो सके। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी बीपीएससी का जो रिजल्ट निकला है, लगभग 3300 समथिंग रिजल्ट निकला था 64th बीपीएससी का इंटरव्यू के लिए। उनमें से 1400 से ज्यादा बच्चे अभी यहाँ पर मॉक की तैयारी इनके मार्गदर्शन में करके गए हैं। ये बहुत बड़े नंबर है, लगभग आधे समझ लीजिए कि आधे या 45% मान लीजिए कि 45% बच्चे अकेले देश में, इतनी संस्थाएं, इतने मार्गदर्शक लोग हैं, उनमें से अगर लगभग 45% लोग इनके यहाँ अगर इंटरव्यू की गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आते हैं, जो इनमें से कुछ बहुत सारे बच्चे इनके अपने होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कुछ जो कि दूसरी संस्था से किए होते हैं या दूसरी जगह से अपने से तैयारी किए होते हैं या नौकरी में ऑलरेडी होते हैं और वो आते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो ये सब चीजें जो आपको जान करके अत्यंत हर्षित आप होंगे और आपको बहुत ही खुशी होगी कि ऐसे विद्वान और बहुत ही अनुभवी शिक्षक आज आपके साथ हैं। तो आप अपनी प्रश्नोत्तरी की कुंजी लेकर के बैठ जाइए। जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं उनको आज आप पूछ सकते हैं। मैं खास करके चल के सर के ऑफिस में आया हूं आज, और आज ये लाइव सेशन इनके ही लिए सुपुर्द है, इनको डेडिकेटेड है। मैं बीच बीच में आपके प्रश्नों को लेकर के इनसे पूछूंगा, और उसके बाद बिहार के ही बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो अब बिहार में सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे रखी है लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। राकेश जी हमारे साथ हैं, और राकेश जी का बहुत लंबा अनुभव है बिहार में काम करने का, और ये अलग अलग ब्लॉक में वरिष्ठ पदाधिकारी के पद पे और केंद्र के अधीन आने वाली संस्थाओं के में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे 2 अनुभवी लोग हैं। साथ में इधर हमारे एक सर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक, अनुभवी और कह सकते हैं मार्गदर्शक, जो बीपीएससी के छात्रों को, बहुत से बीपीएससी में चयनित छात्र और अधिकारी इनको भी जानते होंगे। ये डॉक्टर ए.के. दुबे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, और ये हमारे साथ भी हैं। सर को थोड़ा जल्दी है तो ये थोड़ा आशीर्वाद देके आपको चले जाएंगे, और आपसे लंबी अगर चर्चा होगी तो शायद न रुक सके, तो आप इनसे भी चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, और बच्चों को जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें इन्होंने अपनी योगदान दी है। तो इतने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के बीच आप लोग हैं,
और आप लोग निश्चित रूप से इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो आप लोग हमसे रोज पूछते रहते हैं, मेरा दिमाग खाते रहते हैं कि भाई ये कैसे करे, वो कैसे करे, वो सारे सवाल आज आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमने सोचा है कि करके सबका जवाब देने से बेहतर है कि जो सबसे बेस्ट है इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जो बेस्ट लोग हैं उनसे आपको मार्गदर्शन दिलवाई जाए। तो आर कुमार सर से हम सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि पहला सवाल हमारी तरफ से होगा बच्चों के पूछे गए सवाल। मेरा सवाल नहीं है, ये बच्चों का, जनता का सवाल है। और जनता का सवाल ये है कि बीपीएससी की तैयारी कब से करनी चाहिए, और कब से करनी चाहिए, और जो लोग ज्यादा थोड़े दिन 1-2 साल से पढ़ाई छोड़ रखे या नौकरी पेशा में है, क्या वो भी तैयारी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उनको कहां से शुरुआत करनी चाहिए, पहली चीज ये बताएं। आप सभी को नमस्कार, जो अभी लाइव हैं और या इसके बाद जब जो रिकॉर्डिंग में रहेगा फेसबुक पर उसको जो देखेंगे, उन सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से नमस्कार है। और जैसा कि सर ने बताया, तो यहाँ पर हम लोग बीपीएससी के लिए दिल्ली में तो वैसे नाम आस्था आईएएस है, और आईएएस का भी मार्गदर्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं मुखर्जी नगर में। और जो भी लोग इस पेज पर अभी लाइव हैं, जब बाद में देखेंगे, वो जानते हैं कि मुखर्जी नगर एक तरह से सिविल सर्विसेज का, आईएएस और पीसीएस का एक तरह से कहा जाए सबसे बड़ा तीर्थस्थली है। यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, बिहार के गांव-गांव से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से लोग आते हैं और आकर के सिविल सेवा में चयनित होकर के यहाँ से अधिकारी बन करके जाते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से बीपीएससी पे फोकस करते हैं। बीपीएससी का क्या तरीका है, कैसे क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप बीपीएससी की तैयारी क्यों करेंगे। तो और उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात है, तो जैसा सर ने पूछा एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या आप आईपीआरिंग होनी चाहिए, लास्ट ईयर आपका होना चाहिए। जैसे मई में एग्जाम हो रहा है, तो आप उसके बाद कोई भी एग्जाम अगर बीपीएससी का आता है तो आप उसमें अपियर, ग्रेजुएशन इसका बेसिक एलिजिबिलिटी है। एक दूसरी बात है कि आपको बीपीएससी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश या हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं, उनमें निजी नौकरियों के प्रति आसक्ति थोड़ी कम होती है, उनका चॉइस थोड़ा कम होता है। सरकारी नौकरी मुख्य, और हमारे जो समाज के लोग हैं उसमें सरकारी नौकरी में सिविल आईएएस है, आईएएस को अगर ले लें, सिविल सर्विसेज की बात करें, मैं डिफेंस सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस के इसमें सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आईएएस से लोग डीएम बनते हैं। आपके जिले में, जहां भी आप जिले में हैं, तो आपको 2 तरह के अधिकारी मुख्य रूप से दिखते हैं। एक जो डीएम दिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनको बोला जाता है, जिलाधिकारी या कलेक्टर जिनको कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर साहब, और उनके नीचे पद होता है एसडीएम का, और उसके नीचे आप पोस्ट देखते हैं बीडीओ का, फिर आप डीएसपी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे पद होते हैं जो पीसीएस से चयनित होते हैं। अब आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि अगर आप आईएएस बन जाए, लेकिन अब जो सिचुएशन दिख रहा है, आईएएस का जो सिलेबस है, क्वेश्चन है, एग्जाम का तरीका है, उसमें मैंने एक स्लोगन, मेरी तरफ से एक स्लोगन है कि आईएएस बनना इंतजार कर सकता है, लेकिन बीपीएससी में चयनित होना इंतजार नहीं कर सकता। और सभी बच्चे जो भी यहाँ पे है, चाहे भी सरकारी सेवा में है, जो प्रोफेसर चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आईएएस का जरूर आप सपना देखिए, अपने सपने को दिल में रखिए, लेकिन पहले आप बीपीएससी के माध्यम से या अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए कम से कम एक पद ले लीजिए, एक पद ले लीजिए आप, और उस एक पद में होता है जैसे एसडीएम बन जाइए, डीएसपी बन जाइए, बीडीओ बन जाइए, रजिस्ट्रार बन जाइए, सीओ बन जाइए, इस तरह के बड़े सारे पद हैं। आप उसमें से एक पद ले लीजिए। एक पद अगर आप ले लेते हैं, और वो पद लेना आपके लिए, यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। और इसके लिए और डिटेल में, अगर अब मैं क्वेश्चन पे देखूंगा, लेकिन डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो हम लोगों का आस्था आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है, AASTHAIAS, आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे जाइए, और उसमें बीपीएससी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हुई हैं, और उन बहुत सारी बातों में जाएंगे तो आपको स्ट्रेटेजी से लेकर के, अरविंद सर का भी उस पर वीडियो पड़ा हुआ है, मेरा भी वीडियो पड़ा हुआ है, राकेश सर का भी वीडियो पड़ा हुआ है, दुबे सर, जो भी लोग हैं, दुबे सर का वीडियो पड़ा हुआ है, सबका वीडियो उस पर पड़ा हुआ है, और उसमें हमने बड़े डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है। तो अब आगे, जैसे एक तो मैं इस अभी चर्चा के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आप माइंड में कर लीजिए, आपको बीपीएससी की तैयारी के माध्यम से आपको बीपीएससी के थ्रू आपको बिहार प्रशासन में चयनित होना है। आप ये डिसाइड कर लीजिए। आगे का रास्ता तो हम लोग आपको बता देंगे, एकदम सरल रास्ता है, और मैं ये विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आप उसको कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये मैं विश्वास के साथ जो बोल रहा हूँ, हमारी बात पे विश्वास करिए, हमारे साथ के जो लोग हैं उन पे सब पे विश्वास करिए, हम लोग उसको आपको जो भी मदद होगा मदद करेंगे। सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत छोटा है, बीपीएससी लगातार एग्जाम हो रहे हैं, तो अभी जैसे 66 का पीटी का एग्जाम 27 दिसंबर को हुआ, उस पीटी का रिजल्ट आने वाला है, मेंस का एग्जाम होगा, आपने अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मेंस के लिए आपके लिए उपलब्ध है। फिर उसके बाद 67 का भी बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, अक्टूबर में उसका एग्जाम होगा, जुलाई में उसकी नोटिफिकेशन आएंगे, तो उसके लिए भी अभी से 8 महीने का टाइम है, 8 महीने की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग उसमें आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एग्जाम रेगुलर है और सिलेबस बहुत छोटा है, जितने भी मैंने कहा जाता है कि परिणाम प्राप्त होता है वो मेहनत छोटा है, परिणाम बहुत बड़ा है। एसडीएम का पद छोटा पद नहीं होता, डीएसपी साहब का पद छोटा पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन उसके लिए जो आपको इनपुट डालना है, जो सिलेबस तैयारी करके जो आप एग्जाम क्वालिफाई करना, वो सिलेबस बहुत छोटा है, वो हम आपको सुझाव देंगे। आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी बातें हैं और प्लस। ठीक है सर, एक बच्चे बहुत पूछते हैं सवाल, अक्सर बच्चों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या हिंदी मीडियम से तैयारी करें बीपीएससी की, इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें, क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड तो हिंदी मीडियम में रही है, पढ़ाई लिखाई उनकी 10वीं 12वीं हिंदी में रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की है, कोई इंग्लिश मीडियम के विषय से या इंग्लिश से पढ़ाई लिखाई की है, जैसे इंजीनियरिंग कर लिया या कोई और हायर एजुकेशन किया, तो उनको रहता है मन में द्वंद कि हम क्या करें, हम हिंदी मीडियम से तैयारी करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी मीडियम वालों को कोई इग्नोर किया जाता है या कम नंबर मिलता है और इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा मिलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो राकेश जी इस बात का जवाब देंगे थोड़ा बेहतर, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, बताइए क्या प्रशासन के लोग जो इंटरव्यू में होते हैं या जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनकी क्या रहती है, इनमें कोई बायसनेस है या हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, आप अपनी जो सब्जेक्ट है उसको लिखने में, समझने में, जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं उस मीडियम को अडॉप्ट करिए, वो बहुत बढ़िया है। अब यदि मीडियम में आदमी सोचता है तो एक तो खुद की कैपेबिलिटी के बारे में सोचता है और दूसरा ये सोचता है कि स्टडी मटेरियल किस में अवेलेबल है, तो स्टडी मटेरियल और आपकी कैपेबिलिटी दोनों को ध्यान में रख करके, मतलब कंफर्टेबिलिटी कर लीजिए, कैपेबिलिटी न कर करके, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं और जिसमें भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध है आपको जो चाहिए वो ध्यान में रख करके आप ले सकते हैं। किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है, जो आपकी योग्यता है वही आपके सामने आएगी रिजल्ट के रूप में। मतलब ये है कि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में ऐसी कोई अंतर ना समझे, जिस भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जिसमें आप लिख सकते हैं बेहतर, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस भाषा का चुनाव करें। भाषा कोई मायने नहीं रखती। और आपके सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो भी उपलब्ध है मटेरियल उसको ध्यान में। मान लीजिए किसी ने जूलॉजी आप किया, तो जूलॉजी का मटेरियल हिंदी में बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे सब्जेक्ट अगर हैं तो आपको तो फिर इंग्लिश में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट किया तो इसमें हिंदी में भी तमाम सामग्री उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अच्छा, तो ये बताएं सर, और कुमार सर से फिर मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों का ये रहता है कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिक कौन सी किताब पढ़ी जाए या किस तरह से तैयारी की जाए, एक कंपैक्ट स्ट्रेटजी बताएं। उनको पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे आगे कि क्या उनको कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और पहले ये बताएं आप क्या करना चाहिए, कोई स्व अध्ययन करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी किताब मूल रूप से पढ़नी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? सर मैं पहले उस पर एक दो लाइन बोल दूं, जो भाषा वाली बात है। मैंने बीपीएससी में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरे से ज्यादा चयनित लोगों को कम लोगों ने देखा होगा। जो मैंने जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो कॉपी, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कॉपी, या जो बच्चे जो क्वालिफाई करके जो हमारे जो प्रतिभा सम्मान वगैरह के लिए जो बच्चे आते हैं, उसमें मैं बताऊं कि 60% मीडियम के। मैंने सबसे बड़ी बात है कि कॉपी में आप क्या लिखते हैं, ये किस भाषा में लिखते हैं ये मैटर नहीं करता, आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश सोच करके इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आता है, इंग्लिश में चयनित आसानी से हो जाऊंगा, और आपने इंग्लिश मीडियम ले लिया और आपके दिमाग से जो बातें निकल रही है, माने हिंदी में सोचे और इंग्लिश में लिखे, ये इस तरह से स्ट्रगल करने से अच्छा है कि जिसमें सोचे उसी में क्यों ना लिखे। भाई हिंदी में सोचते हैं तो हिंदी में ही लिखें, और क्या
आप कॉपी में क्या लिखते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलता है, हम लोग जो कॉपी देखते हैं वही हिंदी माध्यम का बच्चा अगर प्रश्न की मांग को अच्छे से व्यक्त किया हुआ है हम खूब मार्क्स उसको देते हैं, 60-70%, 80% तक मार्क्स देते हैं। पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट जिससे प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, तो बीपीएससी में निश्चित रूप से जो एग्जाम है उसके 3 चरण है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में बीपीएससी का बताऊं कि कई बार आप देखेंगे कि आईएएस का जो पीटी का क्वेश्चन आता है, एक तो आईएएस और बीपीएससी में डिफरेंस ये है कि आईएएस में पीटी में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का होता है, दूसरा सीसेट होता है। बीपीएससी में जाएंगे तो केवल एक ही पेपर होता है और वो जीएस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन के नेचर में अब जैसे आईएएस का एक क्वेश्चन होता है, उसमें क्वेश्चन का नेचर देखिए, जैसे एक स्टेटमेंट आया और उसके 5, जैसे जनधन योजना के बारे में ही आ गया और उसमें 5 होगा, 1 2 3 4 5, और उसके नीचे विकल्प बनाएंगे वो ए 1 2 3 4 सभी सही है, बी 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, इस तरीके से एक क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। बीपीएससी में पीटी में क्या होता है, सीधे जनधन योजना की शुरुआत कब की गई, ए बी सी डी, ठीक है, और एक ई ऑप्शन भी वहां होता है। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, सरल बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, और क्वेश्चन भी जो आते हैं बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि बीपीएससी में 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना है और ऑप्शन बड़े सरल तरीके के होते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। भाषा की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है, और भाषा की गुणवत्ता अगर अच्छी हो तो आप किसी भी भाषा में अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो अब सर से मैं पूछता हूं, आर कुमार सर से दोबारा, कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए, क्या ऑप्शनल होना चाहिए, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम ऑप्शनल क्या लें। तो कई सारे उसमें फैक्टर है जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी सर सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि ऑप्शनल का चुनाव उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए जिनकी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, और उनके लिए एक बड़ा प्रश्न रहता है कि मैं ऑप्शनल का चुनाव कैसे करूं और क्या करूं। और तीसरी वो है जिनकी ऐसी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाई करी है जिसका कि है ही नहीं, उसका बीपीएससी में ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कन्वीनियंटली, जैसे किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो ऐसा कुछ है नहीं, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट अगर पढ़ा हो तो नहीं है उसका बीपीएससी में ऐसा कोई सब्जेक्ट, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सर क्रमवार बताएं, जरा इस पे प्रकाश डालें कि कैसे ऑप्शनल विषय का चुनाव करना चाहिए उनको, और कितने ऑप्शनल होते हैं, पहले ये बताएं कितने नंबर के होते हैं। एक्चुअली बीपीएससी मेंस टोटल 900 नंबर का होता है, 900 मार्क्स का बीपीएससी मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें 2 पेपर जीएस के हैं और 1 ऑप्शनल है। बीपीएससी में एक ही ऑप्शनल होता है, और 300 के, और इसका मीनिंग हुआ कि जीएस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया 600 मार्क्स के, और ऑप्शनल हो गए 300 नंबर के। और ये जो एग्जाम होता है, मेंस वाला एग्जाम होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। अब इसमें से सर ने जैसा क्वेश्चन पूछा कि ऑप्शनल के बारे में क्या लिया जाना चाहिए, तो बीपीएससी के बारे में कई बार आप उड़ती बातें सुनते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई बड़े पॉपुलर वहां पे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे एलएसडब्ल्यू के बारे में, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के बारे में कहा जाता है कि बस एलएसडब्ल्यू ले लो और उससे बीपीएससी में सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है, ऐसा जाना जाता है, ऐसा एक भ्रम है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जाएंगे तो खैर ये प्लस ऑप्शनल में जाएंगे तो ह्यूमैनिटीज के सारे पेपर हैं, सोशियोलॉजी से लेकर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, सब विषय उसमें होता है। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये आपके सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये उसमें से आता है, 3 ब्रांच उसमें से है। कई सारे कंप्यूटर साइंस वगैरह मेन ब्रांच नहीं है, वो ऑप्शनल के रूप में नहीं है, लेकिन वो जो कंप्यूटर वाले होते हैं वो अपने फिर चॉइस के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल में मैं एक डेटा के आधार पे ये बात बता रहा हूँ। अपने यहाँ जैसे कि शुरू में ही अरविंद सर ने बताया कि हम लोगों ने करीब 60 सेशन मॉक इंटरव्यू कर लिया, 64th के लिए। सर ने भी कई सारा उस वीडियो में रहे, सब लोग यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने मॉक लिया। तो इसमें जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं उसका हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था इंटरव्यू देने वालों का। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें सर ऑप्शनल का भी व्हाट्सएप ग्रुप हमें बनवा दिया था। ये ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल ग्रुप था जिसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप हमें बनाने पड़े थे। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए ज्योग्राफी एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है और बीपीएससी में बहुत आसानी से उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। करीब सोच के देखिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप, मोर देन 5, अराउंड 500 के आसपास कहा जाए कि ज्योग्राफी में बच्चे यहाँ से इंटरव्यू दिए हैं। इनके अलावा जाएंगे तो हिंदी लिटरेचर में भी है, एलएसडब्ल्यू में भी है,
प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब में होते हैं। बस आपको मुझे लगता है कि अपना बैकग्राउंड, अगर आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से अगर आपका यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है, हिंदी लिटरेचर आपका रहा है आपका, तो आपको वही लेना चाहिए, क्योंकि आपने 3 साल 5 साल उसमें पढ़ाई किया, उस विषय की आपको समझ है, उस विषय का इंटरेस्ट भी आपके पास है, तो उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक विषय, जब कोई विषय आपके पास नहीं है, आपको जब चुनना ही है तो आप एलएसडब्ल्यू टाइप के विषय या फिर अन्य सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर को देखा जिन्होंने सोशियोलॉजी से इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से इंटरव्यू दिया है। तो अपनी बात है, एक अपनी पसंद को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे विषय को ऑप्शनल ग्रुप में मत लीजिएगा जहां पे आप जुड़ नहीं पाते हैं या जो पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आर्ट्स वाले अपने अगर बैकग्राउंड में से जिनको उन्होंने पढ़ा है उनमें से अगर कोई सब्जेक्ट ले तो बेहतर है। साइंस वाले अपनी रुचि के अनुसार आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स राकेश सर बताएंगे, मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी बड़े सारे बच्चों का होता है। बड़े सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है क्या मैं मैथमेटिक्स ले लूं, और इंटरव्यू में भी कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके मैथमेटिक्स ऑप्शन होते हैं। सर बताएं उनमें क्या पॉजिटिव और निगेटिव है। देखिए, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर साइंस के जो ऑप्शनल पेपर हैं उसमें वही मार्क्स मिलते हैं जो 1995 या 90 तक, या कह लीजिए ज्यादा से 98 और 2000 तक यूपीएस में भी मिला करते थे। यानी कि यदि आप साइंस ऑप्शनल लेते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर सही सही लिख देते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। खुद मुझे केमिस्ट्री में 85% मार्क्स मिले थे, है ना, जबकि मुझे यूपीएससी में नहीं मिले थे इतने मार्क्स। मैंने तैयारी वही थी, लेकिन साइंस में बिहार में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। खुद मेरा एग्जाम्पल है, और ऐसा नहीं था कि मैं 87% लिखा था और 85 मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मैंने लिखा था उतना ही मिला, और वो 85% है। तो कोई भी साइंस का सब्जेक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको पसंद है, तो इसलिए मत छोड़ दीजिए कि वो साइंस है। आपको बहुत आसानी से वहां पर नंबर आते हैं, और संख्या बहुत कम होती है विद्यार्थियों की, ये बात तो है, लेकिन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और मटेरियल तो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। ये साइंस के सब्जेक्ट के साथ बात है कि जो बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए आपको किताबें आसानी से उपलब्ध हैं, और उसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई भी मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या ये जूलॉजी, बॉटनी हो, आप कोई भी पेपर लेंगे आपको फुल मार्क्स मिलता है, और चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। अच्छा, लड़कियों के लिए बिहार सरकार में रिजर्वेशन है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उस रिजर्वेशन का फायदा क्या बिहार की लड़कियों को मिलता है? बाहर में जो लोग बिहार के हैं उनके पास बिहार का कुछ नहीं है, वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले सकते हैं? किस प्रकार के रिजर्वेशन है, और इस रिजर्वेशन की वजह से लड़कियों के लिए कितनी उज्जवल भविष्य है, कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है? आर कुमार सर जरा बताएं इसमें। देखिए, हमारे यहाँ की सोसाइटी में, अगर बिहार की बात करें, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जनरली लड़कियों की बिहार सरकार के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए खूब काम किया जा रहा है। हर जो पेरेंट्स होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हमारी बेटी भाई सशक्त हो, क्योंकि आज के जमाने में जिस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, बेटी का सशक्त होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के शांति, सुख शांति के लिए। तो हमें लग रहा है कि शादी में जो पैसा पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं बिहार के, वो उसका एक छोटा सा भाग अगर बीपीएससी की तैयारी में अपनी बेटी और बहू बेटी के पीछे खर्च कर दें, या कहा जाए कि बहू जो घर में आई हुई है, जो पढ़ने में ठीक है, पढ़ मेहनती, उसकी इच्छा शक्ति है, तो बहुत बिहार सरकार ने उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रखा है। लगातार एग्जाम हो रहे हैं और 35% रिजर्वेशन है। ये जो 35% रिजर्वेशन है उसका लाभ हर लड़की को, बिहार की लड़की को लेना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपनी बेटी को, जो इवन जो घर वाले हैं अपने बहू को जरूर तैयारी करानी चाहिए, उनको मोटिवेट करनी चाहिए कि वो इसकी तैयारी करे। बहुत आसानी से, बड़े कम मेहनत से बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। और कितनी अच्छी बात है कि बेटी एसडीएम बन जाए, बहू एसडीएम बन जाए, डीएसपी बन जाए, ये कितनी अच्छी बात है, सोच के भी अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होता है। तो बाहर के जो भी, जैसे बिहार के लोग जो बाहर में रहते हैं, वो भी अपना एक डोमिसाइल बनवा करके, डोमिसाइल बड़े आसानी से बन जाता है, ऑनलाइन बन जाता है, वो बिहार के रेजिडेंट के रूप में वो फॉर्म अप्लाई करते समय उसको लिख ले। 35% रिजर्वेशन का लाभ वहां के बाहर में जो बिहार के लोग रहते हैं उनको भी मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है बिहार की लड़कियों के मतलब सशक्तिकरण के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए। और मुझे लगता है कि बिहार में अगर लड़की एसडीएम बन जाए तो शादी करने वालों की लाइन लग जाएगी, तो दहेज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर एक भी कोई अधिकारी बन गई लड़की, तो पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से यह रहेगा कि उनको फिर बहुत ज्यादा अपने कसरत नहीं करनी पड़ेगी, रिश्ते आपके यहाँ चल के आएंगे। तो सर, सबसे अच्छी बात है इसमें कि भाई बेटी के शादी पर खर्च करने के लिए बजट बनाने से अच्छा है
कि पढ़ाई पर खर्च करें, पढ़ाई पे खर्च क्या सर? दुबे सर बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं आप, क्या करना चाहिए? क्या है कि और मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बिहार में पिछले में 5 साल 4 साल से जब से बीपीएससी ने पिकअप किया और बार रिजल्ट आए 6-6 महीने पर, मुझे ये बातें दिखाई दी। मैं बहुत लोगों का एग्जाम्पल जानता हूँ, आपको गवाह हैं। यहाँ मैंने देखा कि जो शादीशुदा महिलाएं थी वो भी आई और विदिन 6 मंथ्स में रिजल्ट लेके गई है अपने छोटे बेबी के साथ। छोटा बेबी भी हुआ, प्रीवियस में उन्होंने पढ़ाई किया और यहाँ से बीपीएससी कंप्लीट करके गई है इसी संस्था से। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है इसमें हम लोग बार बार एक स्लोगन देते हैं कि क्या पढ़ना है, इससे जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, इसका भी ध्यान रखना है। ये एग्जाम ऐसा है बीपीएससी तैयारी का तरीका तो अलग, तैयारी की स्ट्रेटजी के बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि जो भी आप पढ़िए, एक चीज इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को स्पेशली मैं बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि आजकल अंग्रेजी मीडियम के बच्चे आजकल ज्यादा आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ करीब करीब 50-50 होने जा रहा है बीपीएससी में। पहले हम लोग जब रिजल्ट आने शुरू हुए थे तो हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी आने लगे हैं इसमें, जो बीटेक किए हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा आने लगे हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी कंपटीशन और बढ़ गई है इसमें। उनको यदि अपनी आंसर की गुणवत्ता सुधार नहीं करेंगे, प्रश्नों के आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, जो संस्था से मिले, संस्था को के द्वारा पढ़ाई करें और उसके बाद वो पढ़ाई 2 घंटे यहाँ होती है तो घर पर जाकर 6 घंटे नहीं पढ़ते हैं, फिर उसको अपनी भाषा में नहीं लिखते हैं उसको, तब तक मुझे लगता है कि कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। लिखना बहुत जरूरी है कि हमने सब जो भी यहाँ से पढ़ा, अपने से किताब पढ़ा, लिटरेचर लिया, फिर अपने से उसका आंसर बना के लिखे। सर के कहने का मतलब है कि लिखना बहुत जरूरी है, लिखने का लेकिन वो मुद्दा स्ट्रेटजी वाला पार्ट है, लेकिन अभी तो लड़कियों वाला पार्ट है। हाँ, कि बिहार में अगर भाई विमेन एम्पावरमेंट के लिए फैमिली क्या कर सकता है? हाँ, तो ये चीज है कि भाई फैमिली को ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल पहले एग्जाम बड़े दिन के बाद होते थे, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद। अभी सरकार ने बहुत बढ़िया किया है, लगातार एग्जाम हो रहे हैं और आप देखिए पिछले 3 सालों में लगभग 4-5 प्रोग्राम आपने कर दिया। इन्होंने अवार्ड सेरेमनी सर करते हैं, तो कई बार तो 4 महीने के अंतराल पे भी हुआ है, 4 महीने के अंतराल पे भी अवार्ड सेरेमनी हुआ, यानी इतनी जल्दी रिजल्ट निकल गए। तो अब परीक्षा बिल्कुल समय पे हो रही है और लगातार हो रही है। सरकार ने बड़े बढ़िया से इसको रेगुलेट किया है, तो इसका फायदा उठाए। इस साल भी अभी सर बताएंगे कब एग्जाम होने वाला है। अभी जैसे 65 का इंटरव्यू होगा, उसके बाद 66 का पीटी हुआ है, 67 का पीटी होने वाला है। तो इन सब चीजों का अभी बड़े मतलब पाइपलाइन में है, तो उस पे होगा। एक प्रश्न और पूछते हैं सर से कि ये जो मुख्य परीक्षा के बाद, मुख्य परीक्षा में बेसिकली तैयारी तो करनी ही पड़ती है, बट किस तरह का पैटर्न रहता है? क्या इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कुछ ऐसा प्रश्न रहता है जो बार बार रिपीट होता है, या अचानक से नए प्रश्न आ जाते हैं बिहार के पैटर्न में? यूपीएससी में तो खैर ऐसा नहीं होता, बिहार में क्या रहता है? कितना इसको बच्चे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एक्सपर्ट के नजरिए से बताया। तो बिल्कुल, हमने जैसे आपको कहा कि यू कैन डू इट, मैंने हमने कहा ना कि आप कर सकते हैं, आपको इसको जरूर करना चाहिए। और हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई बच्चा आता है, भाई मैंने ये एग्जाम दिया, एक 56-59 दिया, 60-62 दिया, 63 नहीं हुआ, तो इसका सीधा हमें बहुत उसके ऊपर सहानुभूति नहीं आती है। इसका रीजन ये होता है कि इसका मतलब है कि इसने एग्जाम की नीड को इसने पहचाना नहीं और ये सर्वज्ञ बनने की कोशिश किया, जबकि एग्जाम के जरूरत के अनुसार इनको फोकस करना चाहिए था, स्पेसिफिक तैयारी करनी चाहिए थी। और बीपीएससी के साथ सबसे अच्छी बात है कि उसमें जैसे एग्जांपल है, जीएस का 2 पेपर होता है। पेपर 1 में जाएंगे तो हिस्ट्री कल्चर है, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रेशन है। हिस्ट्री कल्चर की ही बात करें तो आईएएस में जाएंगे तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, और वहां से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। और बीपीएससी में जाएंगे तो टोटल 17-18 टॉपिक है, जैसे 1857 का हुआ, चंपारण हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उधर पटना कला, मौर्य कला, पाल कला, सब लोग जानते होंगे जो मैं, ठीक है। और इसमें से कोई ना कोई 17-18 क्वेश्चन में से 17-18 टॉपिक है, 6 क्वेश्चन आएगा और 6 में से आपको 3 लिखना है। 3 लिखना है, सबसे बड़ी बात यह है। तो सोचो, यही एकमात्र ऐसा मेंस का एग्जाम है जिसमें आपको विकल्प रहता है कि 6 में से 17 टॉपिक टोटल है, उसको तैयारी करिए, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस 6 में से सिर्फ आपको 3 ही लिखना है। बताइए कितना आसान है। यानी ये लग रहा है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो कि किन्हीं 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर दे टाइप से, और आपके पास विकल्प रहता है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया है। अभी
राकेश सर बताएंगे क्या होता है सर, एक चीज और उसमें ऐड करना चाहिए। अब वो अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं। हाँ। इस बार यदि क्वेश्चन मान लीजिए भाषा विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है अवधि, तो अगले साल ब्रज भाषा पर पूछेगा। इस बार पूछ दिया मान लीजिए कि आपका बोलियों पर पूछा, भाषा और बोली पर पूछा, तो अगले बार उसको अभ्रंश से पूछ देगा। अभ्रंश नहीं पूछ के फिर अभ्रंश पूछ दिया है तो अवहट और ऐसा कर रहा है। ऐसा यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनके पूछने का विकल्प है। क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है और वो रिपीट होने से आपको एक अंदाजा लग जाता है। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि सब लोग यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं और सब लोग इंटरव्यू में लंबे समय से रह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1400 से ज्यादा बच्चे यहाँ इंटरव्यू दे चुके। राकेश सर उसमें बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं और देखते हैं इंटरव्यू के दौरान मैंने भी महसूस किया है कि बच्चे इंटरव्यू में जितना उनको जानकारी रहती है बिहार के बच्चों में जो ग्रामीण इलाके से है, उस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, जरा सर थोड़ा बताएं। हाँ, जो सबसे वो उनका इस बात का कारण कि उनको जानकारी नहीं होती है, उसका उनका ध्यान जो है अभी किताबों पर रहता है, जो सिलेबस है उस पर। उसके अलावा जो ग्राउंड को थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका अखबार में आते रहता है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जो आप मैगजीन पढ़ते हैं या जो अखबार पढ़ते हैं उसमें जो योजनाएं आती रहती हैं, तो जब किसी योजना के बारे में देखें तो उसके बारे में सोचें आप कि अच्छा ये क्या है। और जैसे ही आपके सोचना शुरू करेंगे तो एक नहीं कम से कम 4 या 5 सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो जैसे ही सवाल आते हैं दिमाग में, बिहार सरकार की वेबसाइट, भारत में राज्यों की वेबसाइट देखें, किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखिए तो बिहार सरकार में, तो किसी भी राज्य की वेबसाइट या किसी मामले में तो भारत सरकार की वेबसाइट से अच्छी है। तो जैसे ही आपके दिमाग में सवाल आता है, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, सामाजिक कल्याण हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे पेंशन हो या खेती से रिलेटेड हो, ग्रामीण विकास से रिलेटेड हो, तो तुरंत उसकी वेबसाइट पर चले जाइए। प्रशासनिक सुधार हो, सामान्य प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई वेबसाइट विजिट, जैसे आप फेसबुक विजिट करते हैं ना, उसी तरह से आप नियम बना लीजिए कि कभी कभी हम बिहार सरकार की वेबसाइट विजिट करेंगे। आपकी बिल्कुल कोई समस्या नहीं रहेगी यदि आप ये छोटा सा काम करते हैं पर डे। तो सर इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जैसे बिहार में जो हम लोग यहाँ मॉक इंटरव्यू लेते हैं, चाहे जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के 2 पार्ट हैं। एक होता है अपने आप को तैयार करना और एक होता है विषय को तैयार करना। मैं यहाँ के माध्यम से यहाँ से आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ जितनी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको, कि देखो इंटरव्यू जब देना है, इंटरव्यू 2 दिन 4 दिन में तैयारी नहीं हो सकती। आपको क्या करना होगा, अभी से ही कम से कम अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से कपड़ा पहनना, बाल ठीक रखना, अनुशासन, जिसको अनुशासन बोलते हैं, जिसको अधिकारी की तरह अपने आप को ढालना। और ये बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत भी है, लोग बड़े अनौपचारिक हैं, इनफॉर्मल जो सो पहन के चल देते हैं, हवाई चप्पल पहन के। हम लोगों ने मॉक में यहाँ पे एक आदमी को हवाई चप्पल या इनफॉर्मल ड्रेस पहन करके नहीं आने दिया। भाई जब भी आप इंटरव्यू यहीं पे देखिए, हम लोग सब लोग बिहार के हैं, एक आदमी भी यहाँ पे इनफॉर्मल ड्रेस नहीं पहना है। सब लोग देखिए कितना, आज हम लोग मॉक ले रहे थे, 64वीं का आज आखिरी दिन था, तो देखिए अरविंद सर का देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं, दुबे सर का देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत कुछ ठीक ही कपड़ा पहने हुए, प्लस राकेश सर का देखिए। तो आज से आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड, साफ सुथरा कपड़ा, अच्छे तरीके से पहनना, कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से बोलना, क्योंकि आप चाहेंगे कि 4 दिन में आप सुधार अच्छा बोलना सीख करके और आप जाकर के इंटरव्यू दे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आज से ही आपको अच्छे तरीके से बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उतना ही जरूरी है अच्छे तरीके से सुनना। हाँ, अच्छे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से सुनना, और फिर अब रह गई बात इंटरव्यू के में बायोडेटा के अनुसार कंटेंट की तैयारी करना, तो वो एक पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट बिहार में बहुत जरूरी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। हाँ, तो ये है कि सबसे पहले आपको अपने पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करना है। रफ शब्दों का इस्तेमाल बातचीत में भी नहीं करना है, अच्छे चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करें, बातचीत में उसको समावेश करें, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। अपने आप को प्रेजेंट करें अच्छे से, तो इंटरव्यू में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हमने देखा है अक्सर बच्चों से बातचीत करने पता चलता है कि जिनकी ये पर्सनालिटी अच्छी होती है, क्योंकि सरकार को भी तो अच्छे अफसर चाहिए, तो उनको अच्छे नंबर मिलते हैं। जिनका ये व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित रहता है, आकर्षण वाला रहता है, उनको बढ़िया नंबर मिलता है। तो एक और बात, इसमें लुक कहीं से मैटर नहीं करता। नहीं, आप गोरे हैं, आप सांवले हैं,
कि आप क्या, उसका मैटर नहीं करता है। हाँ। ये इस जो है उसको आपने कितने अच्छे से रखा हुआ है। रखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो प्लस पॉइंट होता है। मान लीजिए आपने अच्छा ड्रेस पहना, अच्छा पर्सनैलिटी है, बुलंद आवाज है, आप टू द पॉइंट बोलते हैं, स्माइलिंग फेस आपका है, आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ आपकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, तो ये सब चीजें तो होती है। क्योंकि देखिए वैल्यू एडिशन रहेगा। उसमें संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हम कहते हैं कि उच्च कोटि का भाव आपका वहाँ आना चाहिए। हाँ। यदि संवेगात्मक बुद्धि आपकी उच्च कोटि की वहाँ दिखाई देती है तो आपको नंबर जरूर मिलता है। चाहे आप 2-4 फैक्ट क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देते हैं तब भी आपको नंबर खूब मिलता है। अच्छा, अब एक सवाल और सर पूछना चाहते हैं कि समाचार पत्र पढ़ने का कितना महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम की तैयारी के लिए, और बच्चों को कौन कौन से समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, कोई मैगजीन भी लगातार पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, इस पे थोड़ा बताएं। क्या इसका बीपीएससी की परीक्षा में योगदान रहता है, और बच्चों को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ना चाहिए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे सिनॉप्सिस कहीं से ले लें और काम सर बिल्कुल समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। देखो समाचार पत्र के साथ सबसे अच्छी बात है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि दिल्ली का तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नेशनल पेपर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, जो दिल्ली से पब्लिश होता है। लेकिन अगर दिल्ली का नहीं मिलता है, पटना से, पटना का अखबार में, तो अभी जो मैंने पटना के सेंस में देखा है, दैनिक भास्कर वहां का सबसे अच्छा अखबार है कंटेंट के अकॉर्डिंग। उसमें एडवर्टीजमेंट कम छपता है, हिंदुस्तान में एडवर्टीजमेंट बहुत छपता है। पटना का दैनिक भास्कर अखबार पढ़ने चाहिए, क्योंकि अखबार में एक ही साथ इकोनॉमी, वो आपके पूरे सिलेबस का डेली उसमें अपडेटेड नई बातें उसमें छपती हैं, अपडेटेड बातें उसमें छपती है। उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें सोशल इश्यूज पे भी है, उसमें पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बातें भी उसमें छपती है, उसमें करंट अफेयर्स की बातें भी छपती है, तो उसमें सब कुछ छपता है, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें भी छपती है। तो आप अगर कंटिन्यूअस 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कम से कम एग्जाम में नई बातों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एक बात है। इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू। एक और बात है, कई सारे टेलीग्राम चैनल है, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे आप उसमें न्यूज़पेपर आप सर्च करके देखिए तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर चैनल्स हैं, लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें सारा न्यूज़पेपर आता है डेली। आप उसमें मैंने भी एक चैनल बनाया है इन लोगों के लिए ऐसा, और उस पे देते हैं रोज करीब 13 अखबार। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेटजिस्ट है हमारा, और लोगों को पता होगा। सर एक और टेलीग्राम पे ही एक मैगजीन का भी चैनल है। हाँ। उस मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण या हिंदी इंग्लिश मीडियम में योजना कुरुक्षेत्र सब आता है, उसको भी इन लोगों को भेज दीजिए। अखबार के साथ साथ मुझे लगता है कि एक चीज मैगजीन में योजना और कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन आता है, सरकारी मैगजीन है, 20-25 रुपए का आता है मैगजीन वो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो कोई भी, जैसे प्रतियोगिता दर्पण बिहार में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें पीटी की जरूरतें भी और मेंस की जरूरतें भी उसमें होती है। ठीक है, तो ये रहा कि आपको मैगजीन वगैरह पढ़ने चाहिए और अखबार डेली पढ़ते रहने चाहिए। इससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे जिसका कि जवाब दे सके। अगर कोई बच्चा लिख रहा है यूपीएससी के लिए लाइव आए आप लोग, यूपीएससी में बच्चे एक दिन चर्चा होगी, आप लोगों की यदि इच्छा है तो बिल्कुल बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से जो भी रहेंगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आपका और कोई क्वेरीज तो नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि ये चर्चा जो है वो बहुत सकारात्मक रही होगी और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। जो आप हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं वही सारी मैंने जनता का प्रश्न ही आप लोगों से पूछा है। जनता जो मेरे से पूछ रही थी लगातार, हमने सोचा भाई जनता का प्रश्न पूछे, तो हमने ये सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। अगर और कोई जानकारी आपके लिए आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। सर आखिर क्या लिखा है? टेस्ट सीरीज को के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए सर बताएं, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना चाहिए बच्चों को? प्रीलिम्स का, मेंस का अलग अलग टेस्ट सीरीज करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कब से करना चाहिए? टेस्ट सीरीज तो अच्छा है, टेस्ट सीरीज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी का, हमने इकोनॉमी का एनसीईआरटी या जो भी नोट्स है हमने पढ़ लिया, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई 150 क्वेश्चन है तो उसको हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ सर, देश के जाने माने इकोनॉमिक्स के टीचर हैं और इनका बहुत नाम है पूरे इंडिया में। आप लोग कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है। तो सर इकोनॉमिक्स के बहुत जाने माने, वैसे तो बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में इनका पूरे इंडिया में जबरदस्त नाम है। मैक्सिमम आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इकोनॉमिक्स के लिए सर को बुलाती हैं और इनसे गाइडेंस दिलवाती हैं। तो बाकी राकेश सर थोड़ा सा आखिरी में कंक्लूड करने के लिए बता दें, 1 मिनट हमारे पास है, ज्यादा समय नहीं है, कि सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें बच्चे बड़े इंटरव्यू में फंसते हैं। उनको इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए एक टिप बता दीजिए, 1-2 टिप, जिससे कि बच्चे अब भी से अवेयर रहे कि सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रहे। लोग खाली सरकार पे ब्लेम करने वाले बड़े मिलते हैं, सरकार के अच्छे कार्यों को
जानने वाले बड़े कम लोग हैं, तो थोड़ा सा उनको एक दो टिप बता दीजिए कंक्लूडिंग। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, उसके लिए नाम आपको पहले से मालूम है कि कौन कौन सी योजना चल रही है और उसकी समस्या भी मालूम है, लेकिन उसमें प्रावधान क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, वो दोनों सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। आपको जहां भी दिक्कत हो, आपने जैसे ही देखा कि भाई ये डीजल सब्सिडी में आपको समस्या हो रही है, तो कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आप ये देख लीजिए कि क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, समस्या है तो कहाँ जाएं। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो आप सब देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देख नहीं रहे हैं। बस आप अपने मन में जो है उसको ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन उठाइए, और क्वेश्चन उठाने के बाद शायद जरूरत है तो लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद कंसर्न वेबसाइट पर आज सबके लिए वो अवेलेबल है, आसान है, तो हर जगह हर बार वेबसाइट पर जाइए और वहां से फीचर नोट कीजिए। उसका नाम जान गए तो इसका मतलब वेबसाइट जान गए या पूरा फीचर जान गए, वो नहीं, सीधे फीचर पूछा जाता है कि भाई इंदिरा आवास के लिए कौन एलिजिबल है, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ जाए, किसके सामने अप्लाई करें, नहीं दे तो क्या करें, वो नहीं दे तो क्या करें। ये 4-5-6 क्वेश्चन है, हर योजना के लिए ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। इन सारे का जवाब उस योजना की डेडिकेटेड वेबसाइट या उस डिपार्टमेंट की डेडिकेटेड वेबसाइट पर आपको बढ़िया से मिल जाएगी। आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ मैं, उसमें क्या है, जनरली लोग क्या पूछते हैं कि जो इशू है, मान लीजिए बिहार में जो इशू है, एजुकेशन को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर है, चाइल्ड लेबर को लेकर है, सीनियर सिटीजन की समस्या है, तो इससे रिलेटेड जो समस्याएं दो योजनाएं जो भारत सरकार की और बिहार सरकार की जो चल रही है, उसके विस्तृत ज्ञान के साथ में, पूरे आंकड़ा के साथ में तैयार रहना चाहिए। क्योंकि सामान्य तौर पर यही लोग प्रश्न पूछते हैं कि बिहार में हेल्थ को समस्या को लेकर के कौन कौन सी योजना चल रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कौन सी समस्या चल रही है, कोई 1-2 बताइए। महिलाओं से सामान्य रूप से यही क्वेश्चन करते हैं, तो वो डिटेल आपको हो तो आप तुरंत बता देंगे कि ये चीजें है, यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अभी उसका स्थिति क्या है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बच्चे ने लिखा है, लक्ष्मण, क्या नाम लिखा है, लक्ष्मण कुमार सादिक है, थोड़ा यहाँ दूर से कम दिखाई दे रहा है। बीपीएससी का पूरा डिटेल भेजिए, आप बताएं सर। तो बीपीएससी का डिटेल उस समय से बताया गया, इसके पहले भी एक वीडियो हुई है, उसको भी आप देख लें। इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या एग्जाम होता है, उसकी क्या होती है, एक स्ट्रेटजी पे और वीडियो बनाएंगे आप तैयारी करने के लिए। किसी दिन और सर लोगों के पास टाइम होगा तो हम आएंगे और इन लोगों से फिर एक विस्तृत चर्चा होगी। यूपीएससी के लिए भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए भी चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे। हाँ, मिलिए, एकदम स्वागत है सब लोगों का। जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। और अंत में सर कुछ अनाउंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, कुछ बढ़िया सा आपके लिए पारितोषिक के रूप में, और जो भी व्यूअर्स हैं उनको, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली सर के दिल में कुछ इच्छा है, ये कुछ अनाउंस करेंगे। तो सारे जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, जो डेटा सर के पास आएगा, अरविंद सर के पास आएगा, उन बच्चों को सबको हम लोग एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बिहार स्पेशल का पीडीएफ अस्थायी इसका जरूर भेजेंगे। हाँ, सारे बच्चों को। तो सबको बिहार स्पेशल बहुत जरूरी होता है बिहार के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए सर आपको डिजिटल नोट्स भेज देंगे, डिजिटल नोट्स भेजेंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है ना। और ये फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। और भी आपको डिटेल कुछ चाहिए तो आप हमें मैसेज करें। नंबर्स आप हमारे आईडी पे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, यहाँ पे मत डालिएगा क्योंकि आपका नंबर मिसयूज हो सकता है। तो आप हमारे आईडी पे इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, किसी पे भी, चाहे भूमिंद्र पे, चाहे हमारे अरविंद सिंह वाले आईडी पे, और फिर हम सर को ट्रांसफर कर देंगे। सर आप लोग, मैं सर के मोबाइल व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहां पे, हाँ ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं आप, और अगर नहीं है तो हम लोग अब विदा लेना चाहेंगे, बहुत समय हो गया, ठीक है। और अगली बार फिर मुलाकात होगी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।